अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपनी लेक्चर नंबर 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली डील करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। इससे पिछले सेशन में हम लोग बात जो कर चुके हैं वो हम बात कर रहे थे गुडनेस ऑफ डेटा के ऊपर, और इसके अलावा जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी वो फील ऑफ डेटा के ऊपर। तो ये दो जो बेसिक स्टेप्स थे जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात जिस पे की थी, वो आफ्टर द डेटा कलेक्शन ये दो स्टेप्स हमने ले चुके हुए हैं। डेटा जब कलेक्ट हो जाता है उसके बाद बेसिकली हम ये देखते हैं कि वो डेटा की जो जनरल जो फील है यानी जनरल रिस्पांस है वो क्या आ रहा है, और वो बेसिक स्टेटिस्टिक्स जो है हम निकाल के देखते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो लोगों का रिस्पांस है ऑन सर्टन जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पोज किए थे वो क्या है, या जो डेटा हमें कलेक्ट किया है उस पर जो जनरली जो हमारे वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उस पर जनरल लोगों की क्या रिस्पांस है। जनरली हम इसमें मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन या एवरेजेस या परसेंटेजेस निकाल के देखते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि हर सवाल के जवाब में लोगों ने क्या बेसिकली आंसर दिया है, तो उसमें एक आइडिया हो जाता है। फिर इसके बाद हमने कहा कि जब हमें ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि क्या लोगों ने जवाब दिया, इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हमारे डेटा की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और उसके लिए हमने बात की थी कि हम बेसिकली जो चीज़ें देखते हैं वो हम डिस्पर्शन वगैरह देखते हैं या हम स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह देखते हैं, और इसके अलावा हमने कहा कि हमको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की टाइप के जो है सर्टेन जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ जो डेटा है वो कितना अच्छा है कि नहीं है। उसमें हम लोगों ने जो बात की वो बेसिकली कोरिलेशंस को यूज़ करते हुए हम उन सर्टेन पर्टिकुलर डेटास को देखते हैं जिनके दरमियान में अच्छी कोरिलेशन होनी चाहिए, या हम उन डेटा के दरमियान भी देखते हैं जिनके दरमियान अच्छी कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। तो जो थ्योरेटिकली जो हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उनको हम चेक करते हैं कि किन सर्टेन वेरिएबल्स के दरमियान में अच्छा रिलेशनशिप है, और जब हमारा जो डेटा कलेक्ट होता है उसको हम देखते हैं कि उनके जो डेटा जो कलेक्टेड है उसमें भी वो चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही जो अकॉर्डिंग टू हमारी थ्योरी है। तो उसमें अगर वो नेगेटिव है तो क्या वो नेगेटिव नज़र आ रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, या जिन चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप नहीं है तो ऐसा उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप भी नज़र नहीं आ रही। तो कोरिलेशन टाइप के जो है चीज़ को हम यूज़ करते हुए इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हमने कहा था कि हम क्राउनबॉक अल्फ़ा को यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो आइटम्स हैं जो आपके जो आपका जो डिमेंशन है उसके आइटम्स जो हैं वो ही हैं, और आपस में उनकी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि नहीं है। और इसके अलावा हमने फैक्टर एनालिसिस पे बात की थी कि हमारी जो डायमेंशंस हैं जो हमारे बेसिक जो किसी कॉन्सेप्ट के नीचे आती हैं, और उसके नीचे आपने क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो क्या प्रॉपर्ली लोड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर, यानी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस पर्टिकुलर डायमेंशन से रिलेटेड पूछे गए हैं वो सारे के सारे उस डायमेंशन के साथ रिलेट करते हैं कि नहीं करते। तो ये हमने फैक्टर एनालिसिस में करके देखा था बेसिकली, और इसमें ब्रीफली हम लोगों ने इस चीज़ को SPSS में भी करके देखा कि इसको कैसे किया जा सकता है। मज़ीद जो आपकी ये इसमें अपनी जो स्किल्स डेवलप करने के लिए नेचुरली आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और SPSS को जाके आपको यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें आपको जो है विद प्रैक्टिस आ जाएंगी। लेकिन जनरली जो कॉन्सेप्ट है वो यही था कि हमने जब कहा कि हमारा कितना अच्छा किस क्वालिटी का डेटा है, तो हम ये बेसिकली यही चेक कर रहे हैं कि हमारी जो क्वेश्चंस हैं जो हमने सवाल पूछे हैं, अगर वो एक ही पर्टिकुलर डायमेंशन से रिलेटेड सवाल हैं तो उन सवालों के आपस में उनका अच्छा लिंक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक ही डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं। और अगर हमारे पास जो मुख्तलिफ सवाल किए गए हैं वो आपके ऊपर जो डायमेंशन है उस पर प्रॉपर्ली लोड हो रहे हैं कि नहीं लोड हो रहे, यानी उसकी उस डायमेंशन के साथ वो लिंक्ड हैं कि नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास फैक्टर एनालिसिस टाइप के जो है हमारा एनालिसिस रन करते हैं, जिससे हमारी गुडनेस ऑफ डेटा का पता चलता है। जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने डेटा के साथ इन टर्म्स के, चाहिए ठीक है जो आइटम्स जहाँ होने चाहिए थे, जो आइटम्स जहाँ नहीं होने चाहिए थे वहाँ पे वो हैं, और हमने फिर एक छोटी सी स्टेप में ये भी देखा था कि इन केस ऐसे कोई आइटम्स हैं जो अपेरेंटली फिट नहीं हो रहे, ऐसे क्वेश्चन जो फिट नहीं हो रहे, ऐसे सब वेरिएबल्स जो फिट नहीं हो रहे मेन वेरिएबल्स के साथ, जो आपका एक्यूमुलेटेड वेरिएबल के साथ, तो उसको ये है कि हम रिमूव कर भी सकते हैं ताकि हमारी जो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो इन्हांस इम्प्रूव कर जाए। और उसकी वजह जनरली वो ये साइंटिफिक ये है कि पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो क्वेश्चन है अगर 5 सवाल किए गए हैं एक ही चीज़ के ऊपर, 4 का जवाब बिल्कुल सिमिलर नेचर का ही आ रहा है,
क्योंकि वो एक ही चीज़ को पूछ रहा है बार बार मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन पांचवा सवाल का जवाब उस तरह नहीं आ रहा। तो अपेरेंटली या तो सवाल के अंदर एम्बिग्यूटी रह गई है, ग्रामर की इशू है, या क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आ रहा। तो अगर 4 सवाल के जवाब में किसी ने एग्री कहा है और 5वें में वो उसको डिसएग्री कह देता है, तो ये इसका मतलब है कि क्योंकि 5 सवाल डिज़ाइन ही इस तरह हुए हैं कि जो एक ही पर्टिकुलर डायमेंशन को मेजर करें, एक ही पर्टिकुलर इशू को मेजर कर रहे हैं, तो उसमें अगर ओपिनियन उनका 4 सवाल में एक उस इशू के बारे में वही है, वो चेंज तो नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली इसके अंडरलाइंग जो है कॉन्सेप्ट इसका ये है। तो उसमें इससे ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो सही तरह से अकॉर्डिंग टू हमारा डेटा जो है वो फिट नहीं हो रहे। तो उसका तरीका यही होता है कि क्योंकि अगर इसको हम इस डेटा के साथ आगे हम ले जाएंगे तो नेचुरली आगे जो हमारी जिसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें हम अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह करते हैं या इन्फ्रेंसेस करते हैं, वो जो है वो फिर नेचुरली जो हमारी थ्योरी है उसके हिसाब से वो फिर जो थ्योरेटिकली जो हम जो प्रपोज कर रहे हैं, जो थ्योरेटिकली जो हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, वो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो डेटा नीचे से आया हुआ है वो उसमें ही गड़बड़ है, उसमें ही प्रॉब्लम है। तो नीचे जो डेटा आया हुआ है उसको पहले हम देख लें कि उसमें से अगर वो खुद इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डेटा कलेक्ट किया है वो उसका वो हमारे डेटा हमारे इंस्ट्रूमेंट के जो पैटर्न है उससे मैच नहीं कर रहा, तो उस सूरत में हम उस पर्टिकुलर डेटा को रिमूव कर देते हैं। और इस तरह हम बेसिकली ये करते हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा डेटा जिसको प्रॉब्लमेटिक है उसको हम अपने उसमें शामिल नहीं करते। तो ये जनरली बातें हमारी हो रही थी इन टर्म्स ऑफ गुडनेस के डेटा। और इसके बाद हम जो है अब स्टेज पे आ गए हैं कि जब हमारा डेटा रेडी हो जाता है तो हम जो है अपने ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो उसको टेस्ट करना चाहते हैं उसको अकॉर्डिंग टू जो हमारी थ्योरीज जो बनाई हैं, तो थ्योरीज के साथ नीचे जो हमने मॉडल बनाया और मॉडल के साथ हमने आगे जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स बनाई, हम उसको बेसिकली प्रूव करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए डेटा हमारे पास आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि जो डेटा में जो हम थ्योरी में जो रिलेशनशिप्स देख रहे हैं सर्टेन वेरिएबल्स के दरमियान में, या थ्योरी में है जिन वेरिएबल्स के दरमियान में हम डिफरेंस देख रहे हैं, एक्चुअली जब डेटा कलेक्ट हमने किया है तो वहाँ पे वो चीज़ें उस तरह नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स जो आपको याद हो, हमने 5th-6th लेक्चर में ये बात की थी कि हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स जो हैं बेसिकली अगेन आपका या तो वो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स को हम कह रहे होते हैं कि इन सर्टेन ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस है, या हम कहते हैं कि इन सर्टेन वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है। तो यही बेसिकली ब्रॉड 2 कैटेगरीज की आपके हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स होती हैं। उनमें से हमने एक बात की थी कि जो हैं कुछ आपके पास नल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ आपके पास अल्टरनेट स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आपको याद हो तो नल स्टेटमेंट बेसिकली का जो जितना उसका जो फॉर्मेट है वो यही है, कहता है कि ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस नहीं है, या ये कहता है कि वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप नहीं है। और अल्टरनेट स्टेटमेंट जो होती है वो यही कह रही होती है कि रिलेशनशिप है, या वो कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या वो कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप है, या कहते हैं डिफरेंस है, या डिफरेंस यानी एक ग्रुप ज़्यादा बड़ा है दूसरे से, या दूसरा ग्रुप उससे छोटा है, या पहला ग्रुप जो उससे बड़ा है दूसरा ग्रुप उससे छोटा है। तो यानी ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस है, या एक ग्रुप की जो उसका जो कंसर्न जिस पे वेरिएबल जिस पे हम उसको स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा है दूसरे ग्रुप के मुकाबले में। तो इस तरह की हम स्टेटमेंट जो है आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और ये हमने इस पे लेक्चर 6-7 के ऊपर हम लोगों ने 5-6-7 में हम लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर बात की है। तो हम अब वापस उसी चीज़ पे आ रही हैं कि हमने क्योंकि जो डिज़ाइन में अपने रिसर्च के डिज़ाइन के स्टेज पे हमने कहा कि हम अपने हमारा ये मॉडल होगा, इसमें हम ये वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, इनके दरमियान में इन रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, या इन वेरिएबल्स के दरमियान में इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के दरमियान में ग्रुप डिफरेंस देखेंगे, हम ये डिफरेंस देखेंगे। तो अब वो उनका उसका वक्त आ गया है कि उसको हमने टेस्ट करना है कि वो ऐसा ही है कि नहीं है, जो हमने थ्योराइज किया था उसको हमने वो ऐसा ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो ठीक है, मिल रहा है तो नहीं ठीक है। तब भी दोनों सूरतों में व्हाटएवर द केसेस बेस्ड ऑन द डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो क्या कह रहा है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो थ्योरी आपने फॉर्मुलेट की हो, जो कि पिछले लिटरेचर से आपने जो है
इंस्पायर करके लिखी हो, उससे जो है इन्फ्लुएंस हो के आपने अपनी थ्योरी, अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया हो, अपना एक आइडेंटिफाई किया हो कि जी मैं अपनी इस पर्टिकुलर रिसर्च में ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के दरमियान ये रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वट एवर द केसेस। ये इसका जो है अब जो उसके अगेंस्ट फिर आपने डेटा अपने कलेक्ट किया, अपने लिए अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट किया, और फिर उसको जब आप डेटा को आप इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जो थ्योरी होती है उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट्स नहीं आते, और उसमें जो है आपका वो हाइपोथेसिस प्रूव नहीं होते। तो नेवरदलेस जो भी सिनेरियो है, आप अपनी प्रेजेंट जो है जो फाइंडिंग्स उनको प्रेजेंट कर देते हैं, और फिर कोशिश करते हैं तलाश करने की कि क्या वजह है कि यहाँ पे मेरे पास जो है ये थ्योरी इस तरह प्रूव नहीं हो रही, बाकी जगहों पे हो रही है। तो उसमें से फिर आप आगे जो चलते हैं वो ये देखते हैं कि जो डिविएशन हो रही है वो क्यों हो रही है, उसमें फिर आप गौर करते हैं, और आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च की फिर उस तरफ से आपकी कंट्रीब्यूशन जो नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो नेवरदलेस अगर आपकी थ्योरी जो बनाई है उसमें और वो सपोर्टेड है पीछे किसी स्पेसिफिक जो प्रीवियस रिसर्चेस से, कभी बार ऐसा होता है कि वो एसिस्टेंस नहीं आ रही होती, उसमें सर्टन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, वहाँ पे सर्टन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, सर्टन सिनेरियोज हो सकते हैं, लोगों के अप्रोच का फ़र्क हो सकता है, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, जिनकी वजह से जो थ्योरीज कहीं और जो हैं वो प्रूव हुई हों हमारे पास, वो ऐसे प्रूव ना हो, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी, लोगों की सोच, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। और इसलिए यही रीज़न है कि हम रिसर्च में द डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर न्यू एंड फर्दर जो है उसकी एलेबोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन का। तो ये बात जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं कि हमने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स बनाई, हमने अल्टरनेट स्टेटमेंट्स बनाई, और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं कि इन हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स के अप्रोप्रिएट जो हम लोगों ने पहले बनाई हैं, हम बेसिकली उसके अप्रोप्रिएट टेस्ट्स जो हैं जो उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। और उसमें यह है कि जो मेजर दो क्राइटेरियाज हैं हमारे सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं या टेस्ट्स हैं, उनमें हमारे पास एक तो ये है कि आपके पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके बेसिस के ऊपर जो है आपकी सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते। और इसी तरह जो आपके पास जो स्केल यूज़ किया है वो भी आपको जो है नैरो डाउन कर देता है कि आपने कौन से टाइप ऑफ जो है जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट या टूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं। तो उसमें जो जैसे कि हमने कहा कि वेरिएबल्स जितने ज़्यादा नंबर वेरिएबल्स होंगे तो उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, जिनको अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स को हम स्टडी करें, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम स्टडी करें, तो उसमें हमारे पास मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आ जाती हैं। ऑन दी अदर अगर हम खाली दो वेरिएबल्स के दरमियान में देख रहे हैं और उनको स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास यूनिवेरिएट जो है टाइप्स ऑफ टेस्ट आ जाते हैं। और ये इनके जो डिटेल है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में 338 में देखेंगे। तो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो टेस्ट्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वहाँ पे इंडिकेट हुआ हुआ है। इसी तरह टाइप ऑफ स्केल के ऊपर भी मैटर करता है कि आपने जो वेरिएबल्स को मेजर कर रहे हैं वो नॉमिनल स्केल पे कर रहे हैं, रेशियो पे कर रहे हैं, इंटरवल पे कर रहे हैं, किस स्केल पे कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है कि कौन सा टेस्ट जो है किस पर्टिकुलर स्केल के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो उसमें भी अगेन यू नीड टू सी कि आपके कितने वेरिएबल्स पे आप वर्किंग कर रहे हैं और आपके स्केल्स कौन कौन से हैं वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए, क्योंकि आपके पास कहीं पे आपके पास नॉमिनल वेरिएबल हो सकता है, कहीं पे आपके पास इंटरवल वेरिएबल हो सकता है, कहीं पे आपके पास खाली सिर्फ इंटरवल हो सकता है, कहीं पे कॉम्बिनेशन में इंटरवल और रेशियो हो सकता है। तो ये आपने देखना है कि आपकी रिसर्च के लिए जो वेरिएबल्स आपके हैं वो कितने हैं और उनके स्केल्स कौन से हैं। और जब आप सर्टन रिलेशनशिप्स को आप टेस्ट कर रहे हैं, सर्टन ग्रुप डिफरेंसेस को आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनको किस स्केल पे मेजर किया ये काउंट करेगा, ये इफेक्ट करेगा कि आपने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। और जब आप इन टेस्ट को अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली आजकल जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम टेस्ट को अप्लाई करते हैं। पहले ये चीज़ें आप मैनुअली इनको स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज़ करते हुए इनकी इक्वेशंस को जो है सिंथेसाइज करते हुए आप
अपने सर्टन रिजल्ट्स को ड्राइव करते थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो ये चीज़ें बड़ी आसानी से कर देते हैं। तो बेसिकली हम अपने सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं, जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं, पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये क्या टेस्ट इन पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के साथ यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स का यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस स्केल के साथ यूज़ हो सकता है कि नहीं यूज़ हो सकता। और वो गाइडेंस हमने बताया आपको 338 पेज के ऊपर ये गाइडेंस अवेलेबल है। वहाँ से जब आप अपना टेस्ट चूज़ कर लेते हैं तो देन आप SPSS या इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर में आप जाके अपने इस पर्टिकुलर टेस्ट को रन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि आप उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी इंटरप्रिटेशन आपने करनी है और देखना है कि वो रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं। जनरली वो आपको जो भी आपका टेस्ट होगा या स्टैटिस्टिकल जो टूल है वो ये आपको बताएगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो कितने सिग्निफिकेंट हैं। और सिग्निफिकेंस की भी बात हम जब कर चुके थे बहुत कुछ अर्सा पहले, उसमें बेसिकली हमारे पास जो लेवल होता है हमारे बिहेवियरल या ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ या मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर हम रखते हैं 0.05 रखते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, इंडिकेटिंग कि हम जो हमारा कोई भी जो भी हाइपोथेसिस होता है हम कहते हैं कि 5% चांस पे हम उसको रखना चाहते हैं कि वो गलत हो, बाकी 95% हम चाहते हैं कि वो रेस्ट ऑफ द केसेस में वो बिल्कुल दुरुस्त साब हो। तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो देखना है कि जब हमारा जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जब टेस्ट रन करते हैं, ग्रुप डिफरेंसेस निकालते हैं या रिलेशनशिप चेक करते हैं, तो रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है इसको एक तरफ ये वैल्यू आती है, साथ ही ये बताता है कि ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना ये इसके पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू होगा और कितना चांस है इसका कि ट्रू ही निकलेगा। और ऑन दी अदर हैंड आपके पास जैसे जब आप कहते हैं डिफरेंस है तो वो अगेन ये आपने देखना होता है कि डिफरेंस तो है लेकिन ये कितना टाइम या कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि रेस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में डिफरेंस निकाला जाएगा तो ये डिफरेंस निकलेगा, तो आपका कितना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश करता है कि आपका हाइपोथेसिस को आप प्रूव कर रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे कि या रिजेक्ट करेंगे अपने हाइपोथेसिस को। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने जो बात की कि नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट को चूज़ करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जनरली आपके पास 0.05 का रखते हैं, विच मीन्स कि 5% चांस ऑफ जो है आप रखते हैं कि एरर का चांस है, 95% आप कहते हैं कि वे कॉन्फिडेंट कि जो हम कह रहे हैं हमारा जो डेटा बता रहा है वो वैसे ही होगा जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में, जो हमारा सैंपल जो कह रहा है रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में ये यूं ही होगा। तो जब हमारे पास ऐसा चीज़ हम सेट कर लेते हैं तो फिर हम अपने टेस्ट जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। आज का जो सेशन है वो हम लोगों ने प्योरली जो हाइपोथेसिस ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि ग्रुप डिफरेंस को फॉलो करते हैं या ग्रुप डिफरेंस टाइप के हाइपोथेसिस हैं उनके ऊपर हम देखेंगे कुछ जो है केसेस के ऊपर कि क्या किस किस्म का हमारे पास जो है स्टैटिस्टिकल जो है टेस्ट्स अवेलेबल हैं जो इस्टेब्लिश कर सकें कि सर्टेन ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस है। इनमें से जो सर्टेन जो एग्जांपल्स हैं उनमें से एक है टेस्टिंग सिंगल मीन के नाम से एक ग्रुप डिफरेंस का है कि सिनेरियो, एक टेस्टिंग टू रिलेटेड मीन्स है, फिर इसके बाद टेस्टिंग टू रिलेटेड सैम्पल्स व्हेन डेटा इज जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के ऊपर होगा। फिर हम बात करेंगे टेस्टिंग टू अनरिलेटेड मीन्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और टेस्टिंग व्हेन मोर देन 2 ग्रुप्स ऑन देयर मीन स्कोर्स के ऊपर है। इन सबको हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, टेस्टिंग सिंगल मीन से क्या मतलब है, ये टेस्टिंग टू रिलेटेड मीन से क्या मतलब है, इनके ऊपर हम अभी बात करते हैं। लेट्स से कि आपके पास जो है आप टेस्ट करना चाहते हैं, ये जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू है आपके पास एक वेरिएबल के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि जनाब लेट्स से आप कहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जैसे है वर्चुअल यूनिवर्सिटी कॉम्प्सैट्स जो है, इसमें जो एवरेज स्टूडेंट जो अपना पढ़ाई करता है वो आप देखना चाहते हैं कि क्या ये एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है ये एक नॉर्मल जो ट्रेंड है पढ़ाई का जो करने का उससे मैच करता है कि उससे डिफरेंट है। मतलब ये है कि आप देखना चाह रहे हैं कि अगर लेट्स से आपकी एक जनरल नोन
वैल्यू आपको पता है, नॉर्म पता है, एक कॉमन इंफॉर्मेशन पता है कि ये आमतौर पे 32 घंटे तकरीबन इन अ वीक लेट्स से एक स्टूडेंट जो है वो स्टडी करता है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप ये देखना चाहते हैं कि क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो भी 32 ही घंटे करता है या इससे ज़्यादा करता है या इससे कम करता है। यानी 32 घंटे तो जो है वो आपके पास एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप इससे चेक करना चाहते हैं कि जो आपका जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो कितने घंटे जो है वो स्टडी करता है। तो आपका बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करें। लेट्स से अगर आप कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो 32 घंटे नहीं पढ़ता है, इससे कम पढ़ता है एक्चुअली, ये मेरा हाइपोथेसिस है। जबकि 32 घंटे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तकरीबन 32 घंटे ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो 32 घंटे से कम पढ़ता है। तो ये मेरा हाइपोथेसिस अगर ये फॉर्मुलेट होता है तो मैं इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं नाउ वी वांट टू टेस्ट दैट द स्टडी एंड द स्टूडेंट्स एट द वर्चुअल कॉमर्स इंस्टीट्यूट जो है विच आर पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पॉपुलेशन स्टडी लेस। ठीक है, तो जो मेन जो पॉपुलेशन है वो तो जितनी भी स्टूडेंट बॉडी है वो मेन पॉपुलेशन है, उसमें से जो सैंपल हम निकाल रहे हैं वो हम जिसको हम फोकस कर रहे हैं वो हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और हम कह रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं हम कहते हैं कि वो कम पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्कूल के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या सो द सैंपल ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये हम बेसिकली कह रहे हैं। ठीक है, तो हेंस द पॉपुलेशन जनरेटेड वुड बी, जो हमारा हाइपोथेसिस जो जनरेटेड होगा वो क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टडी आवर्स ऑफ स्टूडेंट्स at virtual university is equal to the number of hours studied in general। ये क्या है, ये आपका नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, हम कह रहे हैं जब नल हाइपोथेसिस होता है वो तो हमेशा यही कहता है ना कि कोई डिफरेंस नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। तो अब यहीं पे जिसका हमारा एक्चुअल हाइपोथेसिस हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है द नंबर ऑफ आवर्स students hours studied by the students VI is less than the numbers of studied in general। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक्चुअल हाइपोथेसिस है, ये हमने बनाया। और नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअली यही कहता है कि द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टूडेंट्स एट CIT इज इक्वल। हम कहते हैं कि इसमें हमेशा यही होता है, हम कहते हैं कोई दोनों में कोई फ़र्क नहीं और कोई दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं। यही हमारा जनरली HO में लिखते हैं, और HA में हम लिखते हैं ज़्यादा है, कम है, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नल हाइपोथेसिस है उसमें ये चीज़ लिखवाई कि द नंबर ऑफ स्टडी आवर्स ऑफ स्टूडेंट जो है VIC CIT में वो जो है इक्वल है नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेट कहता है द नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट जो है VIC IIT में वो जो है वो कम है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि जिसमें हमने क्या किया है, एक जिसको कहते हैं सिंगल मीन, हमने सिंगल मीन लिया है। सिंगल मीन इन द सेंस कि जो मीन एक निकाला है वो हमने जो निकाला है, जो हमने कैलकुलेट किया है वो सिर्फ CIIT वर्चुअल यूनिवर्सिटी CIIT की जो है वर्चुअल कैंपस का निकाला है। बाकी जो दूसरा मीन जो पड़ा हुआ है, जो 32 घंटे का हमारा पास निकला हुआ है, वो बेसिकली मीन निकला हुआ है पहले से। तो क्योंकि हमारे पास इस केस में सिर्फ हमने एक सिंगल मीन निकाला और एक स्टैंडर्ड वैल्यू से उसको कंपेयर किया, तो इस तरह के हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कहा जाता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अ सिंगल मीन। इसके सर्टेन स्टेप्स हैं जो SPSS से आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने अभी मेंशन कर दिए हैं। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम कोशिश करेंगे कि इन स्टेप्स को एक दफ़ा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दें, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। वरना ये स्टेप्स अवेलेबल हैं, हमने SPSS आपको पता है पहले भी हम लोग जो है यूज़ कर चुके हैं। उसमें बेसिकली जो एनालिसिस के पोर्शन में जब जाते हैं वहाँ पे कंपेयर मीन्स का सेक्शन आता है। कंपेयर मीन के सेक्शन के अंदर आगे जाएं तो वहाँ पे वन सैम्पल टी टेस्ट के नाम से एक ऑप्शन आती है। तो वहाँ पे यू सेट अपने सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 रख के सीधे, और फिर आप अपनी जो है आउटपुट को देखते हैं बेसिकली, और आप देखते हैं कि जी क्या जो वैल्यू आई है इस केस में टी की जो वैल्यू आती है उसके सामने ही सिग्निफिकेंस लेवल की एक वैल्यू आती है। तो टी की वैल्यू निकालेगा
और सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू निकालेगा। साथ में ये जो है आपके जो सिग्निफिकेंस वैल्यू जो निकलेगी वो आपने देखनी है कि अगर तो वो जो कैलकुलेटेड सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो आपकी जो सेट सिग्निफिकेंस वैल्यू है उससे कम तो नहीं है। अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 0.05 अगर आपने सेट की हुई है और वो 0.02 निकल आती है तो देन इट्स गुड इनफ। लेकिन अगर वो निकल आती है 0.07 निकल आती है या 0.09 निकल आती है तो वो 0.05 से बड़ी है, तो उस सूरत में आपका जो है हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या है, इफ़ the differences are not significant, then we accept the null hypothesis, otherwise we accept the alternate hypothesis। ये स्टेटमेंट को और से देख लें, if the differences are not significant, अगर उनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो significant नहीं है, difference is significant, we accept the null hypothesis। क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्योंकि null hypothesis कहते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और हम जो हमारा एक्चुअल हाइपोथेसिस वो कह रहा है कि डिफरेंस है। जब हम एक्चुअली डेटा उसको रन करते हैं और हमें जो टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू आती है वो इन दोनों के मीन्स को यानी उसके मीन को कंपेयर करती है, आपके कैलकुलेटेड मीन को जो आपका सेट मीन है उसको कंपेयर करती है, और जो उसको कंपेयर करती है तो देखता है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। कभी कभार थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो इतना डिफरेंस नहीं काउंट होता, और उस केस में हम कहेंगे कि लेट्स से अगर 32 आपने स्टैंडर्ड बताया हुआ है मीन और आपका कैलकुलेटेड मीन निकलता है 32.2, तो इन दोनों में फिर हमारे पास डिफरेंस तो कोई ज़्यादा है नहीं, और अगर है भी तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस जो है नहीं। इस लिहाज से हम कहेंगे, जब हम कहते हैं कि जो CIIT वर्चुअल यूनिवर्सिटी वर्चुअल कैंपस जो है उनका एवरेज टाइम जो है स्टडिंग का वो 32.2 है, और एक्चुअल जो 32 है, तो हमारा क्या हो गया, इसमें दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो क्या हो गया कि इसका मतलब है कि हमारे दोनों जो हैं हमारे देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, हेंस नल हाइपोथेसिस हमारा ठीक हो जाता है और अल्टरनेट हमारा रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नल हम कह रहे हैं कि डिफरेंस, हम कह रहे हैं डिफरेंस है और डिफरेंस तो निकला ही नहीं, और अगर निकला भी है तो बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा है, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये आपने चीज़ देखनी है कि जो टी की वैल्यू आती है वो बताएगी कि डिफरेंस कितना है, और साथ साथ ये बताएगी कि वो सिग्निफिकेंट भी है कि नहीं है। तो खाली टी की वैल्यू को नहीं देखनी है, आपने साथ में उसके आगे देखनी है कि वो सिग्निफिकेंट भी है कि नहीं है, और वो सिग्निफिकेंट की वैल्यू साथ देगा 0.02 अगर दे देता है तो इसका मतलब है कि वो उनके दरमियान में जो है वो डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ है, इसको हम अभी करके भी देखेंगे। तो आउटपुट पे हम टी वैल्यू और सिग्निफिकेंस लेवल को हम देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इनके दरमियान में डिफरेंस है कि नहीं है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए जो डिफरेंस ये है, बाकी इन सब चीज़ों में वही है कि हम देख ही रहे हैं, जो पिछले वाले सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रुप्स के दरमियान में जो हमारा एक सिंगल मीन है या जिससे ज़्यादा मीन्स हैं, दो वेरिएबल के दरमियान में मीन है, उनके दरमियान में जब हम देख रहे हैं ग्रुप्स के दरमियान में एक जो उनका मीन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या इनके दरमियान में डिफरेंस है या नहीं है। नहीं है तो हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा ट्रू, अगर होगा तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो यही कॉन्सेप्ट लेते हुए, और इसमें बेसिकली क्या कर रहा है कि डिफरेंस है या नहीं है वो सिग्निफिकेंस लेवल से हमें पता चलेगा कि अगर डिफरेंस है और वो सिग्निफिकेंट है, मतलब 0.05 से लेस है, तो फिर हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव नहीं होगा। उसका इसी को हम देखते हैं पेड सैम्पल टीचर्स की जब बात करते हैं तो इसमें भी बेसिकली कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहा है। पॉइंट उसका यही है कि हम एग्जामिन करते हैं डिफरेंस इन द सेम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर वाली बात है। इसमें जो हम लोगों ने जिस तरह की स्टडी की थी जिसमें हम ये देख रहे थे कि आपकी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अगर आप याद हो तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर हम एक सर्टेन वैल्यू को देखते हैं, एक ट्रीटमेंट के बाद एक चीज़ की हम वैल्यू को देखते हैं कि पहले क्या थी बाद में क्या थी। अगेन इसमें भी अब ये है कि आपका जो रिस्पॉन्डेंट तो सेम ही है, लेकिन ये दो पॉइंट इन टाइम पे उसका ऑब्जर्वेशन ली जा रही है। तो अगेन ये अगर ऐसी सिनेरियो है यहाँ पे अगेन डिफरेंस देखा जा रहा है बिटवीन ऑब्जर्वेशन एट पॉइंट 1 एंड देन ऑब्जर्वेशन एट पॉइंट 2, तो उसमें उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट टू रिलेटेड मीन्स। रिलेटेड ये है कि दे आर पेयर्स, यानी दोनों एक ही इंडिविजुअल से लिया गया है, लेकिन एट पॉइंट 1 एंड देन एट पॉइंट 2 एट इन 5 months ago एंड देन आफ्टर 5 months लेटर। इस केस में लेट्स से हम कह रहे सिनेरियो है कि परफॉर्मेंस को हम देखना चाह रहे हैं ट्रेनिंग के साथ,
हम कह रहे हैं कि बिफोर ट्रेनिंग जो है परफॉर्मेंस क्या थी, फिर उनको ट्रेनिंग मिली और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी गई। यानी ट्रेनिंग जो है आपका जो है वेरिएबल है जिसको आपने मैनिपुलेट किया है, तो वो ट्रीटमेंट किया है और फिर उसके बाद आप परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं कि अब उसके साथ क्या हुआ है। तो अगर एक ही इंडिविजुअल से 2 दफ़ा आपने इंफॉर्मेशन ली है और उसको फिर हम देख रहे हैं कि उनमें दरमियान डिफरेंस आया है, तो फिर हम कहेंगे कि रिलेटेड मीन्स का है टेस्ट। तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, इसमें हम रिलेटेड मीन्स को करते हैं और बेसिकली हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। इसको हमने देखना है, प्रूव करना है कि अगर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये चीज़ हमने चेक करनी है कि उनके दरमियान में जो ट्रेनिंग पहले से उन्होंने जो लिया था और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो उनके परफॉर्मेंस है उनमें दोनों में अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो और वो बहुत थोड़ा है तो वो एक्चुअली आपका प्रूव नहीं होगा। इस लिहाज से आप आगे जो है अपने SPSS को अंदर जाके इस चीज़ को देख सकते हैं कि आप यूज कर सकते हैं कि ये SPSS के अंदर आप पेयर टी टेस्ट को यूज़ करेंगे, जिसमें अगेन आप वैल्यू ऑफ टी को देखेंगे और इसके सिग्निफिकेंस लेवल को देखेंगे। ठीक है, इफ द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट then we accept the null hypothesis, otherwise we accept the alternate hypothesis. ठीक है, the meaning before and after training there is no change. जो null hypothesis जो है वो accept हो जाएगा। there is no difference between the performance before and after। ये वही बात है कि आपने बेसिकली देखना है कि before and after आपने देखना है कि उनके दरमियान में डिफरेंस है या नहीं है। अगर है तो क्या वो सिग्निफिकेंट इनफ है कि नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंट इनफ नहीं है तो आप अल्टरनेट आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यानी वही जैसे मैंने बताया था कि 32 और 32.2 है, डिफरेंस कहीं है लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव नहीं होगा, आपका नल हाइपोथेसिस पे। इसी तरह आप कहते हैं बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, आप कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आया है। अगर वो डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है तो आप कहेंगे कि ये दोनों तो बराबर हैं, तो आपका नल हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा। और आपका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, तो इस लिहाज से आप उसको कहेंगे कि आपका नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेट पर प्रूव हो गया है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जब हमारे पास डेटा जो है वो हमारे पास नॉमिनल या ऑर्डिनल फॉर्मेट में हो। अगेन अगर आप कोई दो वेरिएबल्स के दरमियान में, ग्रुप्स के दरमियान में आप डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं और जो वो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल्स के स्केल पे हुआ है, तो फिर आपके लिए उसके लिए अगेन हमने कहा था कि मुख्तलिफ सिचुएशन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट है। तो इस सिनेरियो के लिए हमारे पास व्हाट वी कॉल इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे पास होता है। ठीक है, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपके पास जो पेयर्स के दरमियान में आप देखना चाह रहे हैं इस केस में, तो यानी बिफोर एंड आफ्टर वाला सिनेरियो है, एक ही बंदे से ऑब्जर्वेशन ली जा रही है बिफोर एंड आफ्टर, लेकिन उससे जो ऑब्जर्वेशन ली गई है वो किस स्केल पे ली गई है, वो आपने नॉमिनल या आपने ऑर्डिनल स्केल पे ली है। जो पिछला टेस्ट था जो हमने बात कर रहे थे वो मीन निकाल रहा है, और मीन किस पे निकाल रहे होते हैं, मीन जो निकलता है यूजुअली इंटरवल स्केल के ऊपर निकलता है या फिर रेशो स्केल के ऊपर निकलता है। तो अगर आपका डेटा रेशो और इंटरवल स्केल के ऊपर है तो फिर आप टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे, और टी टेस्ट में जो ऑप्शन है जो यूज़ पेयर टेस्ट की, और ये पेयर टेस्ट को आप यूज़ करेंगे, और स्पेशली इस केस में आपके पास ये पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसमें वैसे अदरवाइज ऑप्शन तो नहीं है लेकिन ये पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। और नॉन पैरामेट्रिक को कहलाता है, SPSS में लिखा हुआ है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, उसके अंदर जब ऑप्शन जाएंगे तो विल्कॉक्सन की जो है वो एक टेस्ट है जो बेसिकली अप्लाई करता है फॉर नॉन पैरामेट्रिक जो है डेटा के लिए, और उसमें मैकनेमर का जो है ये रैंक स्टडीज़ के लिए ख़ास तौर पे अगर ऑर्डिनल डेटा आपने यूज़ किया हुआ है, ऑर्डिनल सॉरी आपने स्केल यूज़ किया है, और फिर आप देखना चाहते हैं बिफोर और आफ्टर, पहले आपने किसको कितना रैंक दिया था और आफ्टर द ट्रीटमेंट फिर आपने उस किस चीज़ को कितना रैंक दिया है। तो इस केस में एक ही इंडिविजुअल से 2 दफ़ा आपने पूछने की कोशिश की है कि बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर क्या आपने जो है बेसिकली देखना है कि उस वक्त क्या रैंक किया था, बाद में क्या रैंक किया है। इसी तरह नॉमिनल में भी ये है कि बिफोर आपने कौन सी ऑप्शन को क्लिक किया था, यानी आउट ऑफ दी जो नॉमिनल आपके पास चॉइसेस होती हैं
उनमें आपने किसको क्लिक किया था और फिर आफ्टर आपने किसको क्लिक किया आफ्टर सर्टन ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या है डेटा जो स्केल पे आ रहा है उसके लिए उसके अप्रोप्रिएट टेस्ट हैं। तो इसके लिए भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो नॉमिनल डेटा है, नॉमिनल आपका स्केल यूज़ कर रहे हैं डेटा के लिए, तो उसमें आपके पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और जिसको मैकनेमर्स का टेस्ट लेंगे या विल्कॉक्सन का जो है वो आपका रैंक के लिए है। तो अगेन देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप इनको एज पर से आपने वही है कि यू कैन यूज़ उस टेबल जो मैंने आपको बताया, उस टेबल को देखते हुए आपने देखना है कि आपके कितने वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स के स्केल्स कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उस टेबल में बताया सजेस्ट किया हुआ है कि कौन सा आप जो है टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आइदर पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक वो हैं जिनके बेसिकली हमारे पास स्केल जो है वो आप कह सकते हैं कि वो रेशो या इंटरवल स्केल पे भी है। एक और चीज़ पैरामीट्रिक टेस्ट के साथ ये भी है कि उनकी जो है उनके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एस्पेक्ट है उसको भी चेक किया जाता है कि डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं तो हमारा जो स्केल है वो नॉमिनल होता है और नॉमिनल में आमतौर पे आपको या आपके पास ऑर्डिनल स्केल है उसके ऊपर हमारे पास आप जो है जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलता। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट उन स्केल्स के लिए बनाए गए हैं जिनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती या जिनका स्केल जो है वो आइदर नॉमिनल होता है या ऑर्डिनल होता है। ओके, तो टेस्टिंग जो एक और टेस्टिंग है जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग अबाउट टू अनरिलेटेड मीन्स। पहले हम जो बात कर रहे थे पेयर्ड मीन्स की बात कर रहे थे, एक ही बंदे से दो दफ़ा। अब ये है कि दो अनरिलेटेड मीन्स के दरमियान में अगर हम कंपैरिजन करना है तो ग्रुप डिफरेंस व्हेन ग्रुप आर नॉट रिलेटेड एंड वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका डेटा जो हो वो इंटरवल स्केल के ऊपर हो। नेचुरली आपका जो ग्रुप डिफरेंस होता है उसका एक वेरिएबल तो आपका वो ज़ाहिर बात है नॉमिनल ही होता है, क्योंकि आपके पास पॉसिबल नहीं है जब आप ग्रुप डिफरेंस कर रहे हैं तो आपके पास जो एक जो चीज़ होती है जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो आपकी ग्रुप की फॉर्म में ही होती है, नॉमिनल के फॉर्म में, चाहे वो आपकी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर की बात कर रहे हो, चाहे वो आप टू रिलेटेड मीन्स के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो आपकी जो है सिंगल मीन की बात कर रहे हो। पॉइंट इन सब केसेस के अंदर बेसिकली आपके पास जो एक, क्योंकि आपने ग्रुप डिफरेंस है तो उसमें आपके पास कोई एक डेटा जो है वो आपके पास एक नॉमिनल स्केल में ही होता है। तो इसमें भी वो बात कर रहा है, कह रहा है कि आपके पास ग्रुप डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं ऑन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो कि बेसिकली इंटरवल स्केल के ऊपर है। अब आपकी एग्जांपल इस तरह ऐसी है कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेल्स टीम है, उनमें कुछ लोगों ने MBA किया हुआ है और बाकी जो है जिन्होंने MBA नहीं किया हुआ और डिग्रीज की हुई हैं। इनको अगर हमारे पास एक सेल्स टीम है जिसमें हमारे पास जो लोग हैं वो कुछ उनमें से MBA वाले हैं और कुछ नॉन MBA वाले हैं। हमारा ये बेसिकली स्टडी ये करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि MBA और नॉन MBA के दरमियान हम कंपेयर करना चाहते हैं, जिनकी सेल्स जो अचीवमेंट है वो डिफरेंट है। बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज़। इस केस में सेल्स है आपके पास, जो सेल्स आपके पास है उसको वो हमारा क्या है, इंटरवल स्केल है। क्यों इंटरवल स्केल है? क्योंकि यहाँ पे हम सेल्स जो है वो कुछ हज़ार में, लाखों में, मिलियंस में हो सकती है, जबकि ये जो ग्रुप्स हैं जो MBA नॉन MBA हमने डिफाइन कर दी हैं, ये बेसिकली कैटेगरीज बना दी हैं। एक इसमें आएगा और जो नॉन वाले, जो MBA वाले सारे इसमें और नॉन MBA वाले सारे इसमें आ जाएंगे, तो ये ग्रुप बन गया। अब लेकिन ये है क्योंकि अनरिलेटेड है, क्योंकि MBA और नॉन MBA दो सेपरेट टाइप्स ऑफ जो है मेंबर्स हैं, टाइप्स ऑफ मेंबर्स हैं ऑफ दी, लेट्स से जो सेल्स टीम है, आपकी सेल्स टीम है, यहाँ पे सेल्स टीम में आपके पास MBA नॉन MBA है और बेसिकली इनकी आप आगे इनकी सेल्स देख रहे हैं कि इसकी सेल्स कितनी, इनकी सेल्स कितनी है। ठीक है जी। तो सेल्स जब हम देख रहे हैं तो सेल जो है वो हमारे इंटरवल स्केल के ऊपर है। जो कैटेगरीज हैं वो हमारे पास MBA नॉन MBA और नॉमिनल स्केल है, ये कैटेगरी वाइज डेटा हम लोगों ने
तो इसमें अगेन जो स्टेप्स हैं वो है SPSS में आप जाएं, एनालिसिस में जाएं, एनालिसिस में जाते कंपेयर मीन्स में जाएं और वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की ऑप्शन आएगी, आप उसमें जाएं और वहाँ पे फिर जाके आप और अपने जो ये ग्रुप और अपने जो वेरिएबल है उसको डिफाइन कर दें, तो आपको ये अगेन स्टैटिस्टिक्स देगा, टी स्टैटिस्टिक्स देगा, आगे उसकी सिग्निफिकेंस लेवल देगा। अभी हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन ये आपके रिकॉर्ड के लिए, आपके उसके लिए मैंने लिख दिया है। अभी हम जब जाएंगे तो वी विल डू द टेस्ट एंड सी के इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ओके, तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो अनरिलेटेड टू की अगर बात हम करते हैं तो तब तो ये है, लेकिन अगर टू से ज़्यादा हैं, टू ग्रुप्स, तो फिर आप क्या मोर देन टू हो तो आप अनोवा यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ दो ग्रुप्स हैं और अनरिलेटेड हैं और किसी इंटरवल स्केल के ऊपर उनकी वैल्यू को हमने चेक करनी है, जो हमारे इंटरेस्ट क्या है, सेल्स हो सकती है, उनका परफॉर्मेंस हो सकती है, उनकी लेट्स से सेटिस्फैक्शन लेवल हो सकता है, या उनकी जो है लेट्स से उनकी सैलरी हो सकती है, कोई भी चीज़ अगर है जिसको हम देखना चाह रहे हैं ऑन सर्टेन ग्रुप्स के दरमियान में, तो अगर वो सिर्फ दो ग्रुप्स हैं तो फिर टी टेस्ट लगेगा। और वो टी का टेस्ट कौन सा वाला, वो भी जो है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट लगाएंगे इस केस में, क्योंकि ये जो है ये जो इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, नॉट लाइक द पेयर वन, पेयर में ऐसा नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। और इसमें अगर ये ग्रुप्स जो हैं दो से ज़्यादा बन जाएं, जैसे कि इन केस हम कहते हैं कि अब हम इसी स्टडी को हम कहते हैं कि नहीं हम MBA वर्सेस नॉन MBA नहीं, हम देखते हैं मैट्रिक वालों की सेल्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं, FA जिन्होंने किया है या जिन्होंने BSc किया है, जिन्होंने मास्टर्स किया है। अब ये है कि इस केस में हमने क्या किया है कि ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा बना दिए, पहले खाली दो थे, MBA वर्सेस नॉन MBA। अब हमने कहा कि नहीं, मैट्रिक वालों की सेल्स को कंपेयर करेंगे विद FA वालों की, जो FA वालों की सेल्स को कंपेयर करेंगे हम, यानी आपस में हम सब की आपस में एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो जब हम इन मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इनके आपस में कंपेयर करेंगे तो उसके लिए जो टेस्ट है वो हम अनोवा कहलाता है। और अगेन वो भी इसमें आपके पास एनालिसिस कंपेयर मीन्स के अंदर से जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगी और वहाँ पे फिर आपने जो मल्टीपल ग्रुप्स हैं उनको डिफाइन कर देंगे। जैसे कि आपने पिछले वाले से में पिछले जो टी टेस्ट जो थे इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में, उसमें आपके पास उसमें दो बेसिकली ग्रुप्स को डिफाइन करना होता है। इसमें आपका 3 या 4 या 5 डिपेंडिंग ऑन जितने आपके ग्रुप्स हैं उनको आप डिफाइन करेंगे, और जो आपका टारगेट वेरिएबल है, जो आप वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिफाइन करेंगे। और अगेन इस केस में अगेन जो वेरिएबल होना चाहिए वो इंटरवल स्केल के ऊपर होना चाहिए या फिर रेशियो स्केल के ऊपर होना चाहिए। ये एक आउटपुट है अनोवा की, जो बेसिकली अगेन जो चीज़ बता रही है वो अनोवा के जैसे वो टी की है। इसमें यहाँ पे आप अनोवा में बेसिकली जो चीज़ आप देखते हैं टी टेस्ट में आपका टी की वैल्यू आती है यहाँ पे, और साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ टी आती है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे एफ वैल्यू आ रही है अनोवा के अंदर, और ये जो वैल्यू आ रही है 3.6 आ रही है। बेसिकली इसने बिटवीन द ग्रुप्स ये कर रहा है, तो ये रिजल्ट ऑफ वन वे अनोवा कहलाता है। और ये कह रहा है कि हमारे पास बेसिकली जो बिटवीन द ग्रुप्स एंड विद इन द ग्रुप्स वो निकाल के वो देख रहा है, इस टेस्ट को अप्लाई करके देख रहा है, उनके सर्टेन मीन स्क्वायर्स निकाल लिए, और बेसिकली ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है वो ये है। इनके बेसिस के ऊपर आप कहेंगे कि हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो रहा है कि नहीं प्रूव हो रहा था। इस केस में ये बता रहा है कि इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इस केस के अंदर वो बेसिकली ये देख रहा है कि 0.05 जो है वो ये जो भी आपका फाइंडिंग है वो सिग्निफिकेंट है। जो आप कह रहे हैं कि दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, तो इस बेसिस के हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, ये इतनी चेंज है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो जाएगा बेस्ड ऑन कि ये बिकॉज दिस इज 0.05 विच इंडिकेट्स के आपकी जो डिफरेंस है वो सफिशेंट है, और उसके बेसिस के ऊपर आप कह सकते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो जो है प्रूव हो रहा है। इस केस में वो कह रहा है कि जो स्टडी की है सेल्स बाय लेवल ऑफ एजुकेशन की, जो हमने सिनेरियो भी किया था, तो वो कह रहा है कि इन ग्रुप्स के दरमियान में जो सेल्स है वो डिफरेंट है, उनकी जो मीन सेल्स जो उनके निकाल रहे हैं वो डिफरेंट आ रहा है। मीनिंग कि मैट्रिक वालों की सेल्स जो है वो FA BA MA वालों के जो है सेल्स की फिगर से डिफरेंट है। इसी तरह
जो FA वाले हैं उनकी मैट्रिक और BA और MS वालों के, MA वालों की सेल्स से डिफरेंट है। यानी आपस में इन ग्रुप्स के दरमियान में जो सेल्स हैं उनके फिगर्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, उनकी मीन सेल्स जो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। और वो कह रहा है कि ये जो है इस्टेब्लिश हुआ है और ये डिफरेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है, सफिशेंट है, छोटा डिफरेंस नहीं है। ये नहीं कि अगर एक की सेल्स 20 लाख है तो दूसरे की भी 20 लाख कुछ पैसा है, तीसरे की भी 20 लाख और कुछ पैसा है, तीसरे की भी 20 लाख और कुछ रुपीज़ है, तो फिर तो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, फिर तो डिफरेंस है लेकिन बहुत थोड़ा है। लेकिन अगर 21 है, फिर 28 है, फिर 32 है, फिर 14 है, तो इन आपस में इनकी जो सेल्स है इनके फिगर्स में बड़ा फ़र्क है, इनकी मीन सेल्स के अंदर डिफरेंस है और वो डिफरेंस इतना है, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा तो ये वैल्यू 0.05 या से लेस होगी। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा तो ये 0.05 या से लेस वैल्यू होगी, मीनिंग कि डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऑन दी अदर हैंड अगर ये जो है सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ता चला जाता है और ये बेसिकली आपका 0 से 1 के दरमियान में होता है, तो हम कहते हैं कि जो ये इस तरफ आता जाता है तो वो सिग्निफिकेंट कम होती जाती है। तो जितना हम जो है आपके जितनी गो बैक अगेन, ये बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग हियर है ये कि यहाँ पे जितनी ये आपके पास 0 के पास आ जाता है उतना सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है, ये सिग्निफिकेंस अब ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस कम है, तो ये सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो 0.02 जो है वो और अच्छी चीज़ है, तो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है वो और ज़्यादा है, यानी और कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि 98% टाइम्स आपको ये डेटा जो हो हमारे पास निकल रहा है वो 98% टाइम्स ऐसे ही मिलेगा जब आप पॉपुलेशन में देखेंगे। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो काफ़ी खुल के क्लियरली हमारे पास आ रहा है और सिर्फ 2% चांस है कि ये चीज़ इस तरह प्रूव ना हो। इसी तरह 0.05 में आप कहते हैं कि 95% आप श्योर हैं, 5% आप कह रहे हैं कि डाउट हो सकता है। लेकिन जो ये नीचे आता चला जाएगा, ये लेट्स से पॉइंट जो है 1 आ जाता है या फिर ये 0.7 हो जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपके जो ग्रुप्स के दरमियान में जो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। एक आउटपुट और देखते हैं। ओके जी, स्टार्टिंग विद दी SPSS, हम SPSS स्टार्ट करें। ये हमारे पास वही हमने देखा था कि आपके पास फाइल है जो आपको, अगर आपके पास डेटा ओपन कोई डेटा फाइल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। अगर कोई आपके पास ऑलरेडी डेटा एंटर्ड कोई फाइल पड़ी हो उसमें से जो यूजुअली जो फाइल्स आपकी SPSS की होती हैं वो SAV के नाम से सेव हुई होती हैं, और अगर हम उसको देखें तो हमारे पास ये हमारे पास SPSS फाइल खुल गई। इसमें कुछ स्कोर्स पड़े हैं, कोई टाइम पड़ा हुआ है, वट एवर जी डेटा इसमें जो पड़ा हुआ है बेसिकली हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई ग्रुप डिफरेंस निकालना है तो किसे हम लोगों ने इसमें निकाल सकते हैं। लेट्स सी कि एक सिनेरियो को हम बनाएं। हम ठीक फिर से लेट्स स्टार्ट बाय द ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम अपनी एक सिंपल सी फाइल बनाते हैं जल्दी से। हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो पहला सिनेरियो था, अगर आपको याद हो तो हम बात कर रहे थे आवर्स स्टडीड बाय स्टूडेंट, और जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और दूसरी हमने कहा कि जो आपका वर्चुअल कैंपस है वहाँ पे एक आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो क्या है। तो हमारे पास जो है पहली जो चीज़ आ रही है VCIIT के जो है इसमें हम बेसिकली आवर्स स्टडी करेंगे। आवर्स स्टडी जो है हम उसको लिखेंगे ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन नंबर, ऑब्जर्वेशन 1 ऑब्जर्वेशन नंबर, और यहाँ पे और दूसरा हमारे पास है ऑब्जर्वेशन नंबर। फिर हम दूसरी जो चीज़ है वो ले रहे हैं आवर्स स्टडीड,
CIIT VCIIT आवर्स स्टडीड जो है वो हम एवरेज आवर्स बेसिकली निकाल रहे हैं। आवर्स स्टडीड, ये आपके पास दो वेरिएबल्स हमने बना दिए। ऑब्जर्वेशन बेसिकली टू ट्रैक रखना हो कि हमारे पास कौन से रिस्पोंडेंट ने कितनी आवर्स बताई हैं, तो उसके जब डेटा एंट्री करेंगे तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन पहले हमारा रिस्पोंडेंट है, उसने बताया कि मैं दिन में या वीक में मैं लेट्स से 20 घंटे पढ़ता हूँ। दी अदर सेड कि आई स्टडी फॉर 41 आवर्स पढ़ता हूँ। तीसरा कहते हैं कि जी मैं तो सिर्फ हफ्ते में 10 घंटे ही पढ़ सकता हूँ। चौथा कहते हैं कि जी मैं तो लेट्स से 20 आवर्स तक पढ़ता हूँ हफ्ते के अंदर। और पांचवा कहता है कि जनाब मैं तो 27 घंटे पढ़ता हूँ। और इसी तरह छठा जो है so I'm adding more of them, I'm adding putting ऑब्जर्वेशन डाल रहा हूँ इधर। ये ऑब्जर्वेशन नंबर चल रही है जो हमारे क्वेश्चनेयर से ट्रैक कर रहे हैं कि क्वेश्चनेयर 1 का रिस्पोंडेंट, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का जो भी है हमारी ऑब्जर्वेशन आई है उससे हम जो हमने पूछा है, फ़ोन करके पूछा है, जो भी केस है ये आ रहा है। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक और ले लेते हैं जो मे बी समथिंग लाइक 12 आवर्स। और ये 10वां जो रिस्पोंडेंट है वो हमने ले लिया, जैसे इसने 23 घंटे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये आवर्स आ गए, 10 ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो तो 32 घंटे है। इसमें कुछ 41 घंटे काम पढ़ रहे हैं, कुछ 32 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कुछ 20 भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो मीन है, जो CIIT वर्चुअल कैंपस का जो मीन है स्टूडेंट्स का आवर स्टडीड का, वो हमने देखना है कि वो इक्वल है कि नहीं। उसके लिए हम कहते हैं कि एनालाइज पे हम जब जाते हैं तो हम करते हैं एनालाइज कंपेयर मीन्स। ठीक है, आप एनालाइज को क्लिक करेंगे, कंपेयर मीन्स पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो आपने क्या देखना है कि 1 सैम्पल टी टेस्ट पे जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल जो है हमारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, दूसरा तो है वो तो हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो इसको जब ऑप्शन करते हैं तो जो हमारा टेस्ट वेरिएबल है वो बेसिकली आवर स्टडीड है और जो टेस्ट वैल्यू है जिसको हमने कंपेयर करना है जिसके साथ, वो है हमारी 32 आवर्स। ठीक है, तो इसको जब हम ओके करते हैं तो ये हमारे पास टी की वैल्यू टी का आता है और जो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ जो मैंने आपको पहले बताए थे कि वही है, अपने टी की वैल्यू देखनी है और दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो सिग्निफिकेंस की लेवल देखनी है। अब इसमें सिग्निफिकेंस लेवल जो आ रहा है 0.011 आ रहा है। ठीक है, और जो टी की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। अगर हम देखें इसके दरमियान में भी तो एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है, मीन ये आ रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा पास कि अपेरेंटली यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो आपके पास मीन जो आवर स्टडी कर रहे हैं उस CIIT में वर्चुअल कैंपस के अंदर वो 22 घंटे और 90 मिनट है, जबकि आपके पास और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तकरीबन 9 घंटे का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम स्टैंडर्ड इसका एरर जो है वो ये आ रही है, तो इसको अगर हम देखें कंपेयर करें विद 32, तो 32 में ये 32 आवर्स के साथ तो नहीं है, 22 घंटे जो है दे आर नॉट द सेम, इज इट राइट? दे आर नॉट द सेम, देयर इज़ अ डिफरेंस। सो आपके सेंस में कि आप कह रहे हैं कि ये डिफरेंस है, लेकिन अपेरेंटली डिफरेंस तो है, लेकिन ये इतनी सिग्निफिकेंट ये है कि आप कह रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट इतना नहीं है। मीनिंग कि आपके पास डिफरेंस आ रहा है, नल हाइपोथेसिस जो है वो तो आपका डिस्प्रूव हो गया और एक्चुअल हाइपोथेसिस जो है वो आपका प्रूव हो गया। वजह ये है कि आपके पास अब कह रहे हैं कि जो मीन मेरा आ रहा है वो 22 आ रहा है और जो मेरा कैलकुलेटेड मीन है वो ये आ रहा है, और जो मेरा स्टैंडर्ड जो मेरा सेट मीन जो था वो 32 था। उन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है? तो पहले नल हाइपोथेसिस में तो कहता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैट, लेकिन मेरे एक्चुअल हाइपोथेसिस कह रहा है कि मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा था कि देयर इज़ हमने कहा था कि देयर इज़ लेस, आई गेस हम लोगों ने स्टेटमेंट दी थी, हमने कहा था कि हमारे पास जो है
वो कम है अपेरेंटली। तो इस सेंस में ये हमारे पास जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू आ रही है वो 0.0 यानी मतलब 90% टाइम्स ये जो है डिफरेंस आपके पास नज़र आएगा इस केस में। और ये आपकी जो है ये आपकी जो स्टडी है इसमें अपेरेंटली ये जो अकॉर्डिंग टू ये डेटा डाला है ये डिफरेंस इनके अंदर है दोनों के दरमियान में। और डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है अपेरेंटली, ये अकॉर्डिंग टू दिस डेटा है। लेट्स लुक एट इट, ट्राई टू गो बैक अगेन और इसको हम देखते हैं इस डेटा सेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ 10 डाल दें, 10 ओके। अब एनालाइज करते हैं दोबारा हम, देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ये कैलकुलेशन करके दोबारा लेके आते हैं। अब इस केस में देखिए वो कह रहा है कि डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट हो गया, कि इतना बड़ा डिफरेंस अब हो गया है कि वो बेसिकली आप देखें कि वो कह रहा है कि डिफरेंस है। एक तो देखें मीन इसका है वो वहाँ पे 32 था, इधर 30 था, इधर 15 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अब इस केस में ये डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप्स, मीनिंग कि आपके पास इस वक्त जो आपके CIIT के जो स्टूडेंट्स हैं जो उनका मीन निकल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम दी मीन जो है ऑफ दी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का है। ऑल्दो ये जो मीन है आपके पास जो पहले आ रहा था ये भी अपेरेंटली फ़र्क तो है लेकिन इतना नहीं फ़र्क। यहाँ पे वो कह रहा है कि हम 100% श्योर कि ये जो डेटा सेट आ रहा है अकॉर्डिंग टू जो हमारा डेटा अब हम देखा है, अब जो हमने देखा है कि हमने अगले से 10 लोगों से फिल करवाया, 10 लोगों से, और उनमें जो भी उसका अकॉर्डिंग टू उस डेटा जो नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास डिफरेंस जो है वो काफ़ी हाई आ रहा है, ठीक है। और इधर जो डिफरेंस आ रहा है वो भी आ रहा है लेकिन ये 0.011 है, मीनिंग आपका कि 11% आप डाउट में हैं और 89% आप श्योर हैं कि जो है जो डिफरेंस आपने देखा है, जो जितना भी डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस जो आ रहा है ये 89% ऐसा ही नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने डेटा को थोड़ा सा और मज़ीद इनके दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क ले आया, तो यहाँ पे क्योंकि फ़र्क और ग्लेयरिंगली क्लियर हो गया है तो इसलिए वो और कॉन्फिडेंस से उसने कहा कि जी ये इनके दरमियान में ग्रुप्स में डिफरेंस है। तो एक तो ये है कि आपका जो डेटा सेट है वो क्या है, वो उसके बेसिस पे बात बनती है और उसको कैलकुलेशन करके करता है, और अगर वो डिफरेंस सफिशेंटली सिग्निफिकेंट आ रहा हो तो फिर एक और चीज़ जो थोड़ी सी जो चीज़ यहाँ पे हमारे पास जो टाइम की कमी की वजह से है कि हमारे पास ये हमने डेटा सिर्फ 10, अगर हम ये 30-35 को डालते तो हमारे पास जितना कम डेटा डालते हैं उसमें आमतौर पे जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो इतनी आसानी से इफ़ेक्ट नहीं होता, वरना अगर करना हो तो फिर हमें बहुत मेजर किस्म के चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे अगर हम इसको कॉपी करके इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर दें और वहाँ पे जो हमने पहले हमारे पास जो डेटा था उसी तरह हमने कुछ 40s में भी डाल दें, कुछ ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा जनरेट कर दिया, थोड़ा सा डेटा और बना दिया, इसी तरह हमने कुछ डेटा और जितना ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा होगा तो हमारा एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा और बेहतर आएगा। ठीक है जी। अब ये इसी के ऊपर हम थोड़ा सा रन करते हैं फिर अगेन एनालिसिस। हमारे पास कंपेयरिंग मीन्स, वन सैम्पल टी टेस्ट, वही चीज़ वहीं रखा है वहाँ पे। तो आप ये देखिएगा कि इसमें अब इसके एवरेज 20 हो गया, ठीक है। लेकिन ये आप देखिए
कि इसका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो भी अभी कम है। जबकि याद है आपको थोड़ा सा जो पीछे अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पे भी तकरीबन 22 था, लेकिन यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा था। थोड़ा सा रिकॉर्ड और डाले तो उसका थोड़ी सी उसके एनालिसिस में बेहतरी आ गई। तो अपेरेंटली वो ये कह रहा है इस वक्त हम अगर हम खाली इस चीज़ को देखें दोबारा गौर से, तो ये क्या कह रहा है कि हमने 29 ऑब्जर्वेशंस ली जो CIIT के वर्चुअल कैंपस के स्टूडेंट्स की 29 ऑब्जर्वेशंस ली, उनसे जो हमारा मीन निकलता है वो 20.93 आवर्स निकलता है। ये डिफरेंट है किससे, 32 आवर्स से, क्योंकि हमने 32 जो सेट किया हुआ है। तो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है और बड़ा क्लियर डिफरेंस है और वो इज़ वेरी मच श्योर। और यहाँ से इसके अगर वैल्यू अगर हम सेट कर देते हैं कि 0.05 हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है और 0.05 से अगर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि डिफरेंस नहीं है, 0.05 से अगर कम होगा तो हम कहेंगे डिफरेंस है। तो अपेरेंटली अगर पुराने डेटा के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस जो है वो जो हमारा एक्चुअल हम कह रहे हैं कि जो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम, यहाँ पे वो प्रूव नहीं हो रहा 0.05 के हिसाब से। 0.05 जो हमने अपने सिग्निफिकेंस सेट किया हुआ है उसके हिसाब से ये भी यहाँ पे 0.011 आ रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट है, जो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट इतना नहीं है। तो बिकॉज हमने अपना जो स्टैंडर्ड रखा हुआ सेट किया हुआ है वो हमने 0.05 स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था। ये 0.05 जो है अपेरेंटली ये आपका जो है वो मीट नहीं किया। डिफरेंस है, वो कह रहा है, मैं मानता हूँ डिफरेंस है 22 और 32 में, लेकिन इतना मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता क्योंकि डेटा सेट आपके पास बहुत थोड़ा था और जो चेंजेस थी वो बहुत थोड़ी थी, ज़्यादा फर्क नहीं था। ये बहुत ग्लेयरिंग डिफरेंसेस में 10 ऑब्जर्वेशन। फिर मैंने ये जो अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया कि थोड़ी सी उनके अंदर उनकी ग्लेयरिंग डिफरेंसेस निकाल दी उसी ऑब्जर्वेशन के अंदर, 10 के अंदर, ठीक है, 10 ही ऑब्जर्वेशन कर, लेकिन मैंने उनके अंदर डिफरेंसेस ज़रा ज़्यादा खुले कर दिए। तो 15, तो ये उसने अपना इसका जो अब कह रहा है कि इतनी खुली तरह से 10 ऑब्जर्वेशन नहीं और इतना क्लियर डिफरेंस आ रहा है, तो आई एम श्योर अब इसके हिसाब से यहाँ पे आपका एक्चुअल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे आपका एक्चुअल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है बिकॉज यू सेइंग देयर इज अ डिफरेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंट। तो डिफरेंस है और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस हियर। तो जब एक्चुअल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो में 3 चीज़ें हमने करके देखी। एक में हम लोगों ने जो है ऑल्दो डिफरेंस नज़र आ रहा था लेकिन इतना नहीं, क्योंकि हमने जो सेट किया हुआ था 0.05 सेट किया हुआ था और उसके हिसाब से डिफरेंस था, लेकिन आई वाज नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर। तो ये बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर है। टी की वैल्यू आपने देखनी है, टी की वैल्यू के सामने उसकी जो है आपने देखनी कि सिग्निफिकेंस लेवल है कि नहीं है। अगर आपके पास जो है अगर आप मैनुअल तरीके से निकालते हैं तो वहाँ पे भी बेसिकली ये होता है कि ये आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकलती है टी की, इसको फिर आप एक टेबल से चेक करते हैं और वहाँ से फिर आप कंपेयर करते हैं। तो वो मैनुअल का एक अपना प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे SPSS के अंदर या कोई भी आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो आमतौर पे ये चीज़ें देगा कि ये टी की वैल्यू निकली है और इसके अप्रोप्रिएटली जो है जो सिग्निफिकेंस लेवल वो क्या है। तो आपने इस चीज़ को देखना है और अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू योर डेटा सेट जो अवेलेबल है आप कहेंगे कि जी हाइपोथेसिस प्रूव होता है, ये डिस्प्रूव होता है। इस केस में डिस्प्रूव हो रहा है। जब ये डेटा सेट लेके आते हैं तो तब भी प्रूव हो रहा है और यहाँ पे भी लेके आते हैं तो तब भी प्रूव हो रहा है। फ़र्क इसमें और इसमें ये है कि हमने यहाँ पे बहुत क्लियरिंग डिफरेंसेस ले आए थे उनके दरमियान में। इधर हमने तकरीबन डिफरेंसेस इतने नहीं, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ली विच मेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द जो एनालिसिस उसने किया है उसका कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया और उसने इसको कहा कि इनके दरमियान में डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। अब हम थोड़ी इसी को एक्सटेंड करते हैं। हमारी जो दूसरी एग्जांपल हम जो कर रहे थे वो 2 रिलेटेड मीन्स के ऊपर कर रहे थे। अगर याद हो तो हम कह रहे थे कि अगर हमारे पास 2 रिलेटेड मीन्स हों, यानी पेयर टेस्ट हम जब करना चाहते हैं, तो पेयर टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन 1 और एक ऑब्जर्वेशन 2 आने चाहिए फॉर द सेम। तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स को भी आवर्स उन्होंने जो स्टडी करते थे हमने फिर हमने उनको क्या किया, उनको असाइनमेंट्स देनी शुरू कर दी बहुत सारी। इन स्टूडेंट्स को हमने असाइनमेंट जब बहुत देनी शुरू कर दी, इनको असाइनमेंट जब हमने ट्रीटमेंट इनको दिया, हमने खूब सारे असाइनमेंट्स देनी शुरू कर दी ताकि ये आवर्स इनके जो हैं वो बढ़ जाएं, ताकि वो आवर्स हमें पता चला कि तो कम कर रहे हैं। तो हमने एक और ऑब्जर्वेशन की उसी स्टूडेंट से जो ऑब्जर्वेशन 1 वाला है उसके जो क्या किया VCIIT आवर्स आफ्टर जो है ना
जो हमने लेट्स से आफ्टर जो हमने ट्रीटमेंट किया है वो हमने अब उनसे अब पूछा, उसी बंदे से जाके हमने पूछा कि अच्छा जी अब आपको 5 मंथ्स हो गए हैं, हमने नया अपना एक रजीम स्टार्ट की और हमने आप थोड़ी सी अपने प्रोग्राम में चेंजेस की, तो अब आप तकरीबन आवर्स कितने पढ़ते हैं? तो वो उसका जवाब जो है वो अगर हम देखना चाहें तो ये बिफोर उसे इतना पड़ता, बाद में आप कितने 6 मंथ्स के बाद जब हमने उनको मज़ीद असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देने शुरू कर दिए तो उन्होंने कहा, एक ने कहा कि जी मुझे तो अब 19 घंटे मैं काम करता हूँ, दूसरे ने कहा कि जी अब मुझे तकरीबन एवरेज 29 मुझे करना पड़ता है, तीसरा कहता है कि मैं ऑन अ वीक में 17 आवर्स करता हूँ, और इसी तरह 45 आवर्स 43 आवर्स मुझे करना पड़ रहे हैं अब। तो इसी 27 जो कह रहा था वो कह रहा है कि नहीं मुझे भी अब 32 घंटे तकरीबन करना पड़ता है काम। तो अपेरेंटली जो या एक बच्चा है वो कहता है कि नहीं पहले 10 करता था अब मैं 12 ही करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करता चेंजेस। इसी तरह एक और से पूछा, कहता है कि नहीं जी मैं 20 घंटे करता हूँ। तो फिर एक जो 21 करता था वो कहता है कि नहीं 20 मेरे में मुझे नहीं, मैं उसी के अंदर कवर कर लेता हूँ। और इसी तरह कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आपके पास आ रही हैं, ठीक है। ये कुछ मैं ऑब्जर्वेशन डाल रहा हूँ ताकि थोड़ी सी उसके सेंस बने, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इससे आइडिया ये हो रहा है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि जो डेटा एंटर हो रहा है ये पहले ऑब्जर्वेशन की है बिफोर द ट्रीटमेंट। बाय ट्रीटमेंट हमने क्या कि असाइनमेंट सादा देनी शुरू कर दी, और बाद में ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं कि अब बच्चे जो हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ रहा है, और कुछ हम देखते हैं कैसे कॉपी कर लेते हैं होपफुली इसको, जस्ट टू मेक द थिंग अ लिटिल क्विकर। ओके, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, तो इसमें हमारे पास जो हमने कहा था कि पेयर टी टेस्ट लगाएंगे और दो वेरिएबल्स के दरमियान में देखेंगे कि फ़र्क है कि नहीं। फ़र्क है, हमारा हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारा एक्चुअल हाइपोथेसिस जो है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम कहते हैं कि दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। अब ज़्यादा है कम है हम नहीं कह रहे, जो भी हम कह रहे हैं डिफरेंस है लेट्स से। तो कंपेयर मीन्स, और फिर हमारे पास ये पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है, इसको रन करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो हमारे पास इसका और एक सेकेंड ये है, ठीक है जी। इसको यहाँ से सॉरी डिलीट करते हैं। हमारे जो पेयर है जिनके दरमियान में देखना है वो हमारे पास वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के दरमियान में हमें देखना है, विच इज़ बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट को हमने देखा है, ठीक है जी। आउटपुट फाइल है, उसी में मज़ीद वो अपेंड कर रहा है, उसी के नीचे और वैल्यूज़ लेके आ रहा है। तो यहाँ पे अपेरेंटली ये जिसके निकाला है पेड सैम्पल टी टेस्ट, वो कहता है जो टी की वैल्यू आ रही है -2.70 आ रही है और ये 0.012 है। बेसिकली अगर आपका इस के सिनेरियो में वो कह रहा है कि डिफरेंस तो है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपके इस हिसाब से जो पहला जो है उसका एवरेज जो निकल रहा था, मीन जो निकल रहा था वो 20 निकाल रहा था, और बाद में जब उसने स्टडी आवर्स बढ़ाए तो 26 है। तो कह रहा है कि 6 घंटे का फ़र्क पड़ा है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरेंटली ये 0.0, तो ये कहता है कि चेंज है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। और इस अकॉर्डिंग टू अगर आपने लेवल सेट किया है 0.05 तो पेरेंटली आपका क्या हो गया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, और इसके मुताबिक वो कहेगा कि जी डिफरेंस इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, तो इस लिहाज से वो नल ही को प्रेफर करेगा, अल्टरनेट जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अभी इसी चीज़ को हम दोबारा क्या करते हैं, इस डिफरेंस को हम थोड़ा और ज़्यादा लेके आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 40 था तो हमने इसको 40 कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 20
9 कर देते हैं और यहाँ पे हम 40 आवर्स कर देते हैं और ये हमारे पास। अब इस थोड़ी चेंजेस के बाद देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हमारे पास अपेरेंटली डिफरेंस आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू अगर हम जो स्टैंडर्ड सेट किया है 0.05 का, उसके हिसाब से हमारा जो है एक्चुअल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अब दोबारा हम इसको एनालाइज करते हैं, कंपेयरिंग मीन्स गोइंग टू पेड सैंपल टी टेस्ट, और वही हमारे पास वेरिएबल 1 मैं आपका पहला पेयर जो बनाया हुआ वेरिएबल 1 में डाला और वेरिएबल 2 में डाला, और दूसरा वेरिएबल जो आवर स्टडीड बिफोर एंड आफ्टर, और इसके दरमियान में हमने इसको रन किया तो पिछला रिजल्ट के साथ नीचे अपेंड करेगा ये। अब देखें ये बेहतर हो गया, बल्कि एकदम से ये इसने कहा कि पहले 20 घंटे पढ़ते थे अब 29 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो हमारा बिफोर एंड आफ्टर वाला जो सिनेरियो था, ये हमारे अकॉर्डिंगली हम कह रहे हैं कि ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो ट्रीटमेंट के बाद जो डिफरेंस हुआ है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रही है टी की, और अपेरेंटली जो वैल्यू आ रही है वो कहता है कि डिफरेंस है जो हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, सफिशेंट डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंस नहीं है, अच्छा खासा डिफरेंस है। और हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये जब भी, ये तो हमने सिर्फ 30 बच्चों से पूछा है या 28 बच्चों से पूछा है, अगर आप 550 या 600 700 बच्चे जितने भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं सबसे पूछेंगे बिफोर एंड आफ्टर के ट्रीटमेंट में, तो यही रिजल्ट आएगा आपके पास। तो ये अपेरेंटली आप कह रहे हैं कि एक जो है ग्रुप डिफरेंस के एक एग्जाम्पल है। तो लेट्स मूव ऑन क्विकली टू दी थर्ड वन। थर्ड में हमने कहा था कि हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात कर रहे थे, उसमें हम एक्चुअली जिस आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ जाके करेंगे वो चीज़, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं वो अलहदा से यहाँ पढ़े हुए हैं, जिनमें ये आपके पास ये ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, के टेस्ट, रिलेटेड सैंपल टेस्ट। तो ये रिलेटेड सैंपल टेस्ट में आपका कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास जो है विलकॉक्स का हमने कहा था, मैकनेमर का हमने कहा था कि इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेटा हमारे पास इस वक्त जो है वो ऑलरेडी किस में है, हमारे पास रेशो स्केल में पड़ा है। आवर्स जो स्टडी है वो रेशो स्केल है। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होती है येस या नो, या किसी से पूछते हैं पहले ज़्यादा स्टडी करते थे कि अब ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो वो कहता है येस, और यस कहता है यस, ये नो कहता है यस, यस कहता। तो फिर हमारे पास वो स्केल क्या होता है, नॉमिनल टू नॉमिनल चेक करते हैं। तो वो डेटा अगर हम उस तरह होता तो हम फिर क्या करते, बिफोर एंड आफ्टर को हमने यस और नो के हमने पढ़ना है, पूछना है कि पहले ज़्यादा पढ़ते थे कि आप पहले ज़्यादा पढ़ रहे थे कि आप ज़्यादा पढ़ रहे थे, उसमें वो यस और नो की जो वैल्यू बताएगा उसके ऊपर अगर हम एनालिसिस करेंगे तो फिर हम ये जो है मैकनेमर का जो है टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगेन उसमें भी उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर डाल देंगे और करेंगे। इसी तरह विलकॉक्स जो है, अगर रैंकिंग करवाई गई है, पहले आपको कितना पसंद था, आपने एक चीज़ को पसंद किया 1 2 3 4 5 के स्केल के ऊपर, बाद में उसी चीज़ आप ही से फिर पूछा जाता है कि अब इसको आप कहाँ स्केल को, जब ये ट्रीटमेंट हुआ आपको कुछ चीज़ें सिखाई गई या आपको उसको टेस्ट कराया गया, तो आप कहाँ उसके, जैसे कि गाड़ी के पूछा कि गाड़ी पहले आपको कैसी अच्छी लगती थी, जैसे होंडा सिविक, अभी आपने कभी गाड़ी चलाई नहीं, आप कहते थे मुझे बहुत अच्छी लगती है, फिर आपको वो गाड़ी दे दी जाती है, आप उसको चलाते हैं, चलाने के बाद आपसे पूछते हैं कि आप इसको कहाँ रैंक करते हैं, तो मे बी पहले अगर आप नंबर 1 पर रखते थे, आप कहें कि नहीं ये तो नंबर 2 या 3 पे आएगी मेरे हिसाब से। तो वो जो डिफरेंस आया है आफ्टर द ट्रीटमेंट, आफ्टर एक्सपोजर, वो क्या आया है उसके ऊपर जो है वो आपका जो है विलकॉक्स का जो है उस लगेगा। तो ये आपके पास विलकॉक्स हो गया। अब अनरिलेटेड मीन्स की भी देख लेते हैं, जिनमें हमारे पास आपके पास क्या है कि ये 2 या 3 ग्रुप्स हो सकते हैं, जो बेसिकली क्या है कि जिनकी दरमियान में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के थ्रू। ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा हमें पहले डेटा एंटर करना पड़ेगा कि अगर लेट्स से कि हमारे पास वही हम कह रहे थे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी बॉडी को हम वेरिएबल नेम यहाँ पे दे देते हैं कि ये CIIT के वो बच्चे हैं जो जॉब करते हैं और जो जॉब नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि इसके अंदर ग्रुप में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, सच एस के हमारे पास हमारे केस में इसकी लेंथ 1, ऑप्शंस हमारे पास हमने कहा कि जो वैल्यूज़ इसके अंदर एक्सेप्टेबल हैं
वैल्यू 1 का मतलब है जॉब करते हैं। हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जो जॉब करते हैं वो नेचुरली जो CIIT VICIIT के साथ हैं, वर्चुअल कैंपस के साथ हैं और जॉब करते हैं, उनकी जो है वो ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं कि वो जो जॉब नहीं करते वो ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं। अगर अब ऐसा सिनेरियो अगर हम बिल्ड कर रहे हैं तो बेसिकली हमने क्या किया कि हम 2 कैटेगरीज हमारे पास है, नो जॉब। तो जो नो जॉब, कोई जॉब नहीं करते, उनको हमने 2 कह दिया है। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, ये हमने वैल्यूज़ करने के बाद हम डेटा व्यू में जाते हैं और हम कहते हैं कि लेट्स से आवर स्टडीड जो है ये हमारे पास जॉब वाले हैं। इसको सॉरी फिर से चेंज करते हैं, जॉब नो जॉब इसका होना चाहिए, जॉब। ये दोनों ऑप्शंस के साथ है, जॉब नो जॉब, ये दोनों वैल्यूज़ इसमें ही आ रही हैं। ये हमारे पास एक नॉमिनल सॉर्ट ऑफ डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है। इसमें हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ आएंगी, जॉब करता है या जॉब नहीं करता है, दोनों में से एक चीज़ करता है। उसमें हमारे पास जब हम इसको डेटा को देखेंगे तो डेटा व्यू में अगर हम जाएं तो ये कहता है 1, और फिर यहाँ पे आप कहते हैं पहला जॉब कर रहा है, दूसरा जॉब नहीं कर रहा, तीसरा नहीं जॉब कर रहा, कर रहा है, ये जॉब करता है, ये भी जॉब करता है, लेकिन ये बच्चा जॉब नहीं करता है, 31 आवर्स लगा रहा है। ये बच्चा करता है और ये बच्चा जॉब करता है, नहीं करता, जॉब नहीं करता, करता है और नहीं करता, सॉरी नहीं करता। जॉब करने वाले 1 हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली पेरेंट जो डेटा डाल रहे हैं, जो हमारा यही है कि जो जॉब करते हैं वो हमारा डेटा के हिसाब से जो रिस्पॉन्डेंट ने दिया है वो ये है कि जो आमतौर पे जो जॉब करता है वो कहता है मैं 13 घंटे काम करता हूँ, पढ़ता हूँ अदर देन जॉब, और जो जॉब नहीं करता वो आमतौर पे कह रहा है कि मैं 2 से मैं बेसिकली 34 घंटे काम करता हूँ, पढ़ता हूँ। ओके, ठीक है जी, एक और रह गया मेरे ख्याल में, ठीक है जी। अब हमारे पास ये टेस्ट हम देखते हैं कि जॉब करने वाले और नॉन जॉब करने के दरमियान में हम देखना चाहते हैं कि इनके दरमियान में डिफरेंस है कि नहीं। कंपेयर मीन्स करते हैं हम बेसिकली देख रहे हैं, जैसे वो हमने पिछले एग्जांपल में कहा था MBA है, नॉन MBA की सेल्स देख रहे थे। यहाँ पे आवर्स स्टडीड बाय जॉबर्स एंड नॉन जॉबर्स, तो इसमें हमारे पास जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, दे आर इंडिपेंडेंट। ये जो जॉबर्स और जो नॉन जॉबर्स हैं दोनों इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, और इसमें हम बेसिकली जो देख रहे हैं आपके पास जो ग्रुपिंग वेरिएबल है वो आपके पास जॉब एंड नॉन जॉब है। यहाँ पे आपके पास 1 एक है और ग्रुप नंबर 2 ये है, ठीक है, जॉब एंड नॉन जॉब। और किस पे हम देख रहे हैं, आवर्स, पहले और बाद कोई सा भी आवर्स ले लें। अपेरेंटली हमने लेट्स से आफ्टर द असाइनमेंट्स के बाद उनके जो है कितने घंटे पढ़ते हैं। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, अगर हम देखें तो ये हमारे पास जॉब नो जॉब, 9 जॉबर्स जो हैं वो 10 हैं, 19 जो हैं वो नॉन जॉबर्स हैं, 10 जो है जॉबर्स हैं और 19 नॉन जॉबर्स हैं। उनका मीन जो है जो जॉबर्स हैं वो 19.8 आवर्स जो है वो पढ़ते हैं, और जो नॉन जॉबर्स हैं वो 33 आवर्स पढ़ते हैं। तो क्या इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तो अगर हम इसकी जो आपके पास F की वैल्यू देखें, इसमें हमारे पास F का जो टेस्ट आता है वो बताता है कि हमारे पास 0.893 आ रहा है अपेरेंटली ये यहाँ पे तो सिग्नल, लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ ये T की जो वैल्यू आ रही है जो कि एक सेकंड नीचे, ओके, जो T की वैल्यू आ रही है हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन जो थी हमने कहा कि हमें 29 थी, जिनमें से हमारे अपेरेंटली ये बता रहा है कि दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है T टेस्ट का अगर हम देखें तो वो आपके पास क्या आ रहा है,
वो 0.00 आ रहा है। अपेरेंटली वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान में, जॉबर्स और नॉन जॉबर्स के दरमियान में, जो आवर्स जो स्टडी हैं वो उनके दरमियान में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो जो मीन डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू जो आपका टी टेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपने देखनी है कि आपके बेसिकली जो ग्रुप्स बने हैं उसमें क्या है। इसी तरह अगर हमारे पास अब चंद मिनट रह गए हमारे इसके रिकॉर्डिंग के, तो अगर हम कहें देखें तो ये वन वे एनोवा जो है बेसिकली अगेन उसी तरह है जिस तरह उसमें है। उसमें जो फैक्टर है वहाँ पे आप इसको लगा देंगे, और लेकिन फैक्टर को जो डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें आप मल्टीपल ग्रुप्स को डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह और जो जॉबर्स जो आवर्स हैं उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो अपेरेंटली ये अगर आपके पास दो ग्रुप से ज़्यादा हों, हमारे पास इस केस में तो सिर्फ दो ग्रुप्स हैं, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स वाले पॉसिबल हों तो वो फिर हम इसके अंदर हम डाल देते हैं और उसको भी दरमियान में फिर एनोवा एनालिसिस करते हैं, और वहाँ से हमें फिर पता चल जाता है कि ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो जनाब अगर हम इसको वाइंड अप करें तो बेसिकली आज हम लोगों ने जो चीज़ें की कि हमारे पास जो ग्रुप डिफरेंस जो है निकालना हो, टेस्टिंग सिंगल मीन, टेस्टिंग टू रिलेटेड मीन, टेस्टिंग टू रिलेटेड सैम्पल, वन डेटा इज ऑर्डिनल नॉमिनल, तो हमने देखा कि SPSS में इसको कैसे करते हैं। इसी तरह दो अनरिलेटेड को भी देखा कि उनके दरमियान में अगर हम टेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। एंड फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अनोवा को भी देखा कि कहाँ से इसको रन करता है। अगर दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में हमने देखना है कि स्कोर को हमने डिफरेंस देखना है तो क्या होगा। तो आज हमारा बेसिकली ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो टॉपिक कवर किया है जो बेसिकली ग्रुप डिफरेंस के दरमियान में, और इसके अलावा बहुत सारे और भी आपके पास टेस्ट अवेलेबल हैं। हमने कुछ को कवर किया। SPSS में जब जाएंगे तो आप देखिएगा कि बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के लिए, मुख्तलिफ स्केल्स के लिए, मुख्तलिफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए यूज़ की जा सकती है। ठीक है जी। विद दिस अगर आपको ये थोड़ा सा एक फर्स्ट या दो टेस्ट को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकियों का भी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। मेन जो चीज़ है वो आपने देखना है कि सिग्निफिकेंस लेवल जो है टी की वैल्यू के साथ वो क्या आ रही है, और उसको आपने देखना है कि वो जो है वो अकॉर्डिंग टू जो आपने सेट किया हुआ है उसके हिसाब से अगर उससे बिलो फॉल कर रही है तो आप कहेंगे हाइपोथेसिस प्रूव हो गया आपका अल्टरनेट, वरना आप कहेंगे कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हुआ। तो सिग्निफिकेंस लेवल को सेट करना इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पहले भी बात कर चुके थे कि जो आपका है चूज स्टैटिस्टिकल टेस्ट और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो आपने सेट करना है। 0.05 इज़ द स्टैंडर्ड। मे बी इफ़ यू फील कि नहीं 0.05 तो बहुत ज़्यादा जो है ऑप्टिमिस्टिक है, इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस करना चाहेंगे। आप कहेंगे कि हम इसको थोड़ा 0.07 तक हम लेके एक्सेप्टेबल रीजन में हम ला सकते हैं, तो आप अपने सिग्निफिकेंस लेवल को उस तरह डिफाइन करके अपने हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने अपनी स्टडी में ज़रूर बताना है कि आपकी जो सिग्निफिकेंस लेवल जो आपने सेट किया है वो 0.07 है और उसकी क्या वजूहत हैं, क्योंकि जनरल स्टैंडर्ड 0.05 है तो 0.07 क्यों किया, उसकी कोई वजूहत हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये डेटा जो है आपकी सर्टन रीजंस सर्टन सिनेरियो में, इस केस में ये अवेलेबिलिटी या इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये को प्रूव करने के लिए 0.07 जो है वो ठीक रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, जस्टिफाई करना पड़ेगा। अदर देन दैट अगर 0.05 पे है तो देखें कि इससे नीचे वैल्यू आ रही है तो आपको पता है कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो जा रहा है। इससे हायर पे जाती है तो नल हाइपोथेसिस जो अल्टरनेट आपका रिजेक्ट हो जाएगा और नल की तरफ आप चले जाएंगे। तो विद दिस आई थिंक आई विल कंक्लूड द क्लास एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।